मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा के चारों पेपर्स के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली हैं और मुझे पूरा विश्वास है और खासकर जिस तरीके से आप लोगों के फीडबैक मिल रहे हैं, उससे यह विश्वास मेरा और भी मजबूत हुआ है कि ये जो श्रृंखला थी वो आपके काफी काम की रही है। हो सकता है कि तात्कालिक रूप में आप उसे इस रूप में न देख पा रहे हों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब एक स्तर की आपकी तैयारी हो जाएगी तब आप इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानने को विवश होंगे। ऐसा मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा के जो 4 पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज से संबंधित, उन पर हम लोग बातें कर चुके हैं। हाँ, इस बात का मुझे थोड़ा सा, आप यूं कह लीजिए कि अफसोस जरूर है कि यदि हम इस पर बहुत विस्तार से और बात कर सके होते तो शायद बेहतर होता, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है, अपनी मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना होता है। फिर भी उस सीमा के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण बातें मैं आप तक पहुंचा सकता था, मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ इस तरह के भी अनुरोध आए कि मैं ऐसे के पेपर के बारे में भी बात करूं, तो आज मैं ऐसे के पेपर के बारे में बात करने जा रहा हूं। हालांकि इस पेपर का सीधा संबंध की मैं बात कर रहा हूं, आपके प्री के प्रिपरेशन से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इसका बहुत बड़ा संबंध प्री के प्रिपरेशन से है। वो इस रूप में, क्योंकि जब आप ऐसे की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहला चैलेंज ये आता है कि आप इसकी तैयारी करेंगे कैसे। लोगों से पूछिए तो उनके सामने बहुत ही रटा रटाया उत्तर है, और वो ये है कि भाई ऐसे की किताब मार्केट में बिकती है, निबंध संकलन टाइप की, आप ले लीजिए, उसमें 50-100 ऐसे हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए, ऐसे की तैयारी हो गई। जबकि ऐसे की तैयारी ऐसे नहीं होती है। हाँ, उन किताबों को पढ़ करके आपको थोड़ा बहुत ये जरूर पता लग जाएगा लिखा कैसे जाता है, क्या उसका स्वरूप है, ढांचा क्या होता है, बुनावट क्या होती है, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सीधे सीधे वो किताबें ऐसे की आपकी तैयारी करा दें, मुझे लगता है कि यह संभव नहीं है। और अर्ध जो तैयारी होती है दोस्तों, खासकर इतने टफ कंपटीशन में, मुझे नहीं लगता है कि वो आपके लिए किसी भी तरह उपयोगी हो सकता है। तब फिर आप करेंगे क्या? तो सीधी सी बात है कि ऐसे की जो तैयारी होती है वो अलग अलग विषयों की पुस्तकें पढ़ने से होती है। कुछ तो आप अपने जनरल स्टडीज के तहत पढ़ ही रहे होते हैं, आप हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, फिर आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सारे विषयों पर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसके इतर भी, यानी कि इससे हट करके भी कुछ दूसरे विषयों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और ये जो जानकारी है ये दोनों स्तर की जानकारी होनी चाहिए। एक तो ये है फैक्चुअल, यानी कि दूसरे विषयों का भी हमें ज्ञान है, यानी कि फिलॉसफी के बारे में हमारा ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। समाजशास्त्र के बारे में थोड़ी सी बेहतर जानकारी होनी चाहिए ताकि हम किसी भी टॉपिक का सामाजिक विश्लेषण कर सकें। मनोविज्ञान की भी समझ होनी चाहिए, तब जाकर के कहीं हम ऐसे को बहुत अच्छे से लिख कर आ पाने में समर्थ हो सकेंगे। अभी मैंने जिन विषयों का नाम लिया है, इसमें और भी विषय जोड़े जा सकते हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये जो विषय हैं ये सीधे सीधे आपके प्री में तो आपकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन आप सही उत्तर तक पहुंच सकें, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत बड़ा रोल होता है, प्रत्यक्ष रूप से न सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, और इन्हीं के माध्यम से ऐसे की तैयारी की जा सकती है। दोस्तों, ये जो ऐसे का पेपर होता है ये दिखने में बड़ा सरल होता है, और उसका कारण ये है, हमारे दिमाग में भी धारणा यही बनी है क्योंकि हम शुरू से ऐसे लिखते चले आ रहे हैं। आप याद कीजिए, जब से आपको भाषा का ज्ञान हो गया है तब से आप ऐसे लिखते आ रहे हैं, और कभी इसमें फेल भी नहीं हुए होंगे, ठीक ठाक नंबर भी मिल जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि ऐसे लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसे लिखना आसान काम नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि कोई मुश्किल काम है, लेकिन आसान काम भी नहीं है। देखिए ऐसे है क्या, अंग्रेजी में एक कहावत है, स्टाइल इज द मैन, यानी कि जो स्टाइल होता है वही व्यक्ति होता है। जो ऐसे है वो बेसिकली आपकी स्टाइल है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो ऐसे है वो बेसिकली आपकी स्टाइल है, और जो आपकी स्टाइल है वही आप है। क्योंकि ऐसे ही एक ऐसा विषय होता है, हम दूसरे विषयों को अगर छोड़ दें तो, खासकर जो सिविल सर्विस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जहां आपको अपने विचारों की स्वतंत्रता है, भाषागत स्वतंत्रता है। लिखने के लिए भी देखिए 1000 से 1200 शब्दों की सीमा दी जाती है, जहां आप बिल्कुल फैलाव के साथ अपनी बात रख सकते हैं। तो जहां आपको इस तरह की स्वतंत्रता मिलेगी, वहीं तो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो सकेगी, और यही बात यहां होती है।
आपको मैं एस्पिरेंट का जो सेकेंड सीजन आया है उसके थर्ड एपिसोड की याद दिलाना चाहूंगा। उस थर्ड एपिसोड में एक छोटा सा टुकड़ा है, एक अभिलाष शर्मा जो बाद में आईएएस बनते हैं। वो जब तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही निगेटिव रहता है। याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो जिस मकान में किराए पर रह रहे हैं वो व्यक्ति भी उनसे कहते हैं कि भैया जब तक तुम अपना ये निगेटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ोगे तब तक तुम सफल नहीं हो सकते, आईएएस नहीं बन सकते। उनके आंसर को जो चेक कर रहे होते हैं जो मेंटर, वो भी कहते हैं कि तुम्हारे आंसर में निगेटिविटी ही दिखाई देती है, कोई पॉजिटिव चीज ही नहीं दिखाई देती, तो कैसे तुम अफसर बनोगे? क्योंकि अफसर का काम ही यही है कि वो पॉजिटिव चीजें सोचे, तुम तो निगेटिव ही निगेटिव सोचते हो। यहां तक कि जिस लड़की से उनका परिचय है जिसका नाम धैर्य है, वो भी यही कहती है कि तुम अपनी इस निगेटिविटी को कम करो। और याद रखिए कि ऐसे में आप निगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। दोस्तों, ये ऐसे का सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे लिखने वालों में मुझे जो स्टूडेंट मिले हैं उन्हें 50 नंबर से लेकर के मैंने 160 नंबर तक प्राप्त करते हुए देखा है। मिनिमम 50 और मैक्सिमम 160। कल्पना करके देखिए, 50 भी मैं थोड़े ज्यादा बता रहा हूं, उससे भी कम वाले मैंने देखे हैं। कल्पना करके देखिए कि अगर मैं मान लीजिए कि ऐसे में 50 नंबर पाता हूं और मेरे जो सहपाठी हैं वो 150 नंबर पाते हैं, 125 नंबर पाते हैं, तो मैं उनसे कितना पिछड़ गया हूं। क्या फिर मेरे पास कोई ऐसा साधन है कि मैं इसे कवर कर सकूं? नॉट एट ऑल। मैं किसी में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दूसरा मुझे वॉकओवर देने के लिए तैयार नहीं बैठा है। तो दोस्तों, प्लीज प्लीज एंड प्लीज ऐसे को आप बहुत हल्के फुल्के तरीके से न लें। ऐसे के बारे में आप ये भी कतई न सोचें कि यार प्री क्वालिफाई कर लें फिर हम ऐसे की तैयारी करेंगे। ऐसे की तैयारी आप कमरे में बैठकर एक किताब का सहारा लेकर के कभी नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरे आपके मानस को और आपके व्यक्तित्व को और आपके विचारों को रिफ्लेक्ट करता है, जो धीरे 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 ही डेवलप होती है। ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए। जब आप ऐसे के पेपर को देखेंगे तो आप पाते हैं कि बाकायदे वो 2 भागों में विभाजित होता है। 4 एक भाग में होते हैं, 4 एक भाग में होते हैं और उन दोनों में से आपको एक एक निबंध लिखना होता है। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि अब उन्होंने ये विभाजन क्यों कर रखा है, क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से विभाजन का कोई कारण नजर नहीं आता। बहुत ढूंढने के बाद जो एक कारण मेरी पकड़ में आ पाया है वो कुल मिलाकर के ये कि जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, वायवीय होता है, फिलोसॉफिकल होता है आप कह लीजिए। जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जो आपके थोड़े बहुत पढ़े लिखे जैसे हो सकते हैं। जैसे कि सेकेंड पार्ट में इस बार जो निबंध पूछा गया, सेकेंड पार्ट की बात मैं बता रहा हूं, वो है गणित ज्ञान का संगीत है। गणित ज्ञान का, तो यहां गणित है, संगीत है, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में पूछा गया जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। तो समाज है, न्याय है, दान है, इनके बारे में हम कुछ न कुछ जानते हैं। इसी तरह से एक और पूछा गया कि शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई है, तो शिक्षा आ गया। तो सेकेंड पार्ट के जो निबंध होते हैं उनके टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रैक्ट होता है। उदाहरण के तौर पर, चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष न हो। अब बताइए, इसके बारे में हमने कहाँ कुछ पढ़ा लिखा हुआ होता है, कहाँ हमने इसके बारे में कोई लेक्चर सुन रखा है? नथिंग। फिर है, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। यह भी नहीं लग रहा है कि कोई पढ़ा लिखा हुआ होगा। हाँ, लेकिन जो आपके जनरल स्टडीज का 4th पेपर है, जिसे हम एथिक्स का पेपर कहते हैं, उससे डेफिनेटली इस फर्स्ट पार्ट वाले में थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। अब आप देखिए कि कितना खूबसूरत निबंध है। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। लीजिए, लिखिए आप इस पर निबंध। और चैलेंज है, आपको 1000 से 1200 शब्द लिखने हैं और वहीं बैठ करके सोचना है। इसके पॉइंट्स भी निकालने हैं। पॉइंट्स निकालने के बाद आपको उनकी प्रायोरिटी फिक्स करनी है कि कौन से पॉइंट्स को पहले कवर करना है, किसको बाद में कवर करना है, किसको एडिट कर देना है। और इसके बाद भाषा भी आपकी प्रवाह में होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसमें लालित्य होना चाहिए, पढ़ने वाले को उसमें रस मिलना चाहिए। निबंध की विशेषता होती है, भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है और बाकायदे यूपीएससी ने अपने निर्देश में दिया हुआ भी है कि जो भाषा है वो अगर अच्छी होगी तो उसमें आपको अतिरिक्त अंक दिए जा सकते हैं। साफ साफ बात कुछ इसी तरह की है, अर्थ उसका यही है।
आप देखिए एक और निबंध, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। तो दोस्तों, मैंने ए और बी खंड के जो निबंध हैं उनके बीच में जो मूलभूत अंतर है वह आपको बताने की कोशिश की है, ताकि तैयारी करते समय आप अपनी तैयारी को दो भागों में साफ साफ बांट करके देखें। एक भाग का संबंध प्योरली फिलोसॉफिकल है, उसमें खासकर ये देखने की कोशिश करता है एग्जामिनर की जो विचारों की दुनिया है कितनी सशक्त है, कितनी प्रौढ़ है, कितनी तर्क प्रधान है, कितनी वैज्ञानिक है, कितनी व्यवस्थित है। और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में वो जीवन के यथार्थ पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा का पूरा समाज है इसके बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है, व्यवस्थाएं जो चल रही हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। दोस्तों, मुझे पार्ट ए और पार्ट बी में यही मूलभूत अंतर समझ में आया है जो मैंने आप सबको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अंत में बस मैं इस पेपर के बारे में यानी कि निबंध के बारे में आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि प्लीज इसे आप हल्के फुल्के तरीके से न लें। ये भी न सोचें कि आप 4-6 महीने में इसे तैयार कर लेंगे। शुरू से बहुत सतर्क होकर के इसकी तैयारी आरंभ कर दें। अलग अलग तरह की पुस्तकें पढ़ें, उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, यहाँ तक कि जो बहुत अच्छे सेंटेंस लगते हैं भाषा के स्तर पर, आप उन्हें नोट कर लें और बीच बीच में लिखने का अभ्यास भी करते रहें। और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में निबंध के पेपर में 125 से ऊपर ही मार्क्स स्कोर करने हैं। तो दोस्तों, अब इसी के साथ ही अब मैं इस श्रृंखला को समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं और इस विश्वास के साथ अब मैं खासकर इस श्रृंखला से विदा लेता हूं कि डेफिनेटली जो समय आप लोगों ने मुझे इस श्रृंखला को सुनने में दिया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बस इतना ही, मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार।